हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी के बारे में जिसका नाम है फिडेल सॉफ्टेक लिमिटेड। तो कंपनी काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो आज इस वीडियो में इस कंपनी का कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये करंट टाइम में बिजनेस क्या करती है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और फ्यूचर का आउटलुक क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस शेयर प्राइस का चार्ट डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये शेयर देख सकते हैं कि जून 2022 में इसका आईपीओ आया था। फिर शेयर काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, फिर ये नया हाई लगाया अक्टूबर 2023 में, यानी पिछली साल, और 130 रुपए का हाई लगाया था, फिर नीचे आया। फिर हालांकि यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर बात करें जून 2024 की, इसने लो लगाया 96 रुपीज की और फिर से एक नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ चार्ट में थोड़ा सा और जूम आउट करें तो यहाँ देखने में साफ क्लियर है, यहाँ पे ये शेयर ने पिछला जो हाई लगाया था 130 रुपए का, उस लेवल को क्रॉस कर चुका है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें फर्दर हमें अपसाइड देखने को मिले, इसलिए ये शेयर पे मैं इंटरेस्टेड हुआ कि ये चार्ट पे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों, इसके शेयर प्राइस की बात करें तो 133 रुपए का ये ट्रेड कर रहा है और इसकी मार्केट कैप है 183 करोड़ की। तो ये एक एसएमई स्टॉक है, यहाँ पे देख सकते हैं एसएमई मेंशन भी है इस कंपनी के शेयर के आगे, और इसका शेयर भी लार्ज साइज में ट्रेड हो रहा है। तो करंट टाइम में 1000 क्वांटिटी की इसकी लार्ज साइज है। स्टॉक पी की बात करें तो 27 का है। आरओसी की बात करें तो 22.7 का है। इसी के साथ आरओई भी 70% का मेंटेन किया हुआ है। तो दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि जून 2023 में 9.22 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 12.46 करोड़ का हो गया। यहीं पे इनका प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि जून 2023 में जो इनका प्रॉफिट 1.56 करोड़ का था, वो बढ़ करके 2.11 करोड़ का हो गया। इसी के साथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 11.18 ये भी बढ़ा हुआ है दिखता है। इसके साथ नेट प्रॉफिट भी 1.46 से बढ़ करके 2 करोड़ रुपए का हो गया है। यहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जंप देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर 16.37% था, ये अभी 21.03% हो गया है, जो कि काफी अच्छे लेवल पे दिख रहा है। तो दोस्तों, कंपनी का इंटरेस्ट की बात करें तो ये जीरो है। यहाँ पे डिप्रेशिएशन भी देख सकते हैं कि 0.02 करोड़ का नेग्लिजिबल सा डिप्रेशिएशन है। तो दोस्तों, इसके थोड़ा एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे पीएनएल देख सकते हैं कि मार्च 2022 में 26 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 23 में 33 करोड़ का हुआ, और मार्च 24 में 40 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और टीटीएम पे 43 करोड़ का दिख रहा है। यहाँ पे लगातार ये कंपनी ग्रोथ रजिस्टर करी है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 4.57 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ करके 5.39 का हुआ, फिर 6.06 का हुआ। अभी टीटीएम में 6.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट काफी अच्छे लेवल पे दिख रहा है। इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 20% का था, 18.41 और 18.23% का मेंटेन किया हुआ है हर फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों, अगर इसकी बैलेंस शीट को देखा तो ये भी काफी हेल्दी लेवल पे दिख रही है। यहाँ पे बोरिंग देख सकते हैं कि जीरो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। इसी के साथ अदर असेट्स प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 3.52 करोड़ का दिख रहा है, जिससे ये पता लगता है कि कंपनी के पास इनफ कैश भी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो दोस्तों, इसके कैश फ्लोज पे नजर डालते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, 2.9 करोड़ का दिख रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैपेक्स भी कंपनी ने किया है। यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि माइनस में शो कर रहा है, जो कि -0.96 का है। यहाँ पे डिविडेंड पे किया गया है 96 लाख रुपए का। तो दोस्तों, इसके रेशियोज वाले सेक्शन पे नजर डालें तो डेब्टर डेज 109 डेज का दिख रहा है। यहाँ पे इन्वेंट्री डेज और डेज पेबल नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी सर्विस इंडस्ट्री में है, तो यहाँ पे इनकी कोई भी इन्वेंट्री नहीं होती। इसी के साथ डेज पेबल नहीं है कि इनके कोई वेंडर या सप्लायर नहीं, इस वजह से डेज पेबल भी नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही इनका टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल 109 डेज का हो जाता है, और यहाँ पे इनका आरओसी भी मेंटेन हुआ है 22.72% पे, काफी हेल्दी लेवल पे दिख रहा है। तो दोस्तों, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे थोड़ा नजर डालते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि काफी हाई लेवल पे 72.78% पे दिख रही है। इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग भी देख सकते हैं कि 27.27% की है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर सिर्फ देख सकते हैं कि 662 नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, जो कि काफी कम है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग देख रहे हैं 27% की दिख रही है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग फर्दर ब्रेक डाउन करने पे पता लगा कि एक सिंगल कंपनी जो पब्लिक शेयर होल्डर है, इसके पास
5.14% स्टेक है। इसके अलावा एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, इनके पास 2.01% स्टेक है। तो अकेले 7% स्टेक तो यही दो लोगों के पास है। बाकी जो 20% में भी काफी लिमिटेड लोगों के पास ये कंपनी का शेयर है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी इशू भी है, क्योंकि ये शेयर काफी कम लोगों के पास ट्रेड करता है। तो फ्लोट साइज जो मार्केट में है वो काफी कम है। तो ऐसी कंपनी जहाँ पे फ्लोट साइज काफी कम होता है, वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू ज्यादा होता है, और ऐसी कंपनी अक्सर लोअर सर्किट और अपर सर्किट में दिखती है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि फिडेल सॉफ्टेक का शेयर प्राइस जो अपना प्रीवियस हाई था वो ब्रेकआउट कर चुका है, और शेयर प्राइस का चार्ट काफी स्ट्रांग दिख रहा है, जो कि यहाँ पे बॉटम लगा के एक नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। हालांकि जो एसएमई स्टॉक होते हैं अक्सर 6 महीने में अपना हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये कंपनी पे मैंडेट नहीं होता कि हर 3 महीने में अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे। लेकिन काफी अच्छी बात है कि ये कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है, और साथ ही साथ ये कंपनी का रेगुलर कॉन कॉल हो रहा है, जिससे ये काफी ज्यादा क्लियर है कि कंपनी काफी ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है और हर चीज इन्वेस्टर को अपडेट करती है, जो कि एक पब्लिक और एसएमई स्टॉक के लिए काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट से क्या डिस्कशन हुआ, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइड करती है। तो क्या एग्जैक्ट सर्विस है? तो ये लोकल लैंग्वेज में अपना सॉफ्टवेयर बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ पे यही इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यहाँ पे कंपटीटर से अलग है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपनी को पेरोल एप्लीकेशन चाहिए जिनको सैलरी स्लिप किसी लोकल लैंग्वेज लाइक तेलुगु, मराठी, जापानीज, जर्मन में अगर प्रिंट करना है, तो ये कंपनी इनके लिए सॉफ्टवेयर भी बनाएगी, साथ ही साथ ये लैंग्वेज का इंटीग्रेशन भी उस सॉफ्टवेयर में करेगी, ताकि जो कंपनीज है जिसको ये सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं उनको लोकल लैंग्वेज में अपना आउटपुट निकल सके। तो यहाँ पे इनकी दो तरह की एक्सपर्टीज चाहिए, एक लैंग्वेज की और दूसरा टेक्निकल एक्सपर्टीज की। तो ऐसी ये टीम भी हायर करते हैं जो कि लोकल लैंग्वेज, साथ ही साथ एक ऐसा इंजीनियर जिसको लेट्स से प्रोग्रामिंग भी आती है और तेलुगु भी आती है, तो ये इनके लिए प्रीफर्ड क्लाइंट होगा। ये बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों इनका क्लाइंट बेस और रेवेन्यू ब्रेकडाउन थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे कौन तरह के इनके क्लाइंट है, यहाँ पे इनके किस तरह के क्लाइंट है और रेवेन्यू कहाँ से कितना आ रहा है। तो दोस्तों इनके पास काफी एक्टिव क्लाइंट्स है और 25 इनके पास मेन क्लाइंट्स है, जिसमें टॉप 10 क्लाइंट से 80% रेवेन्यू आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क भी काफी ज्यादा हो जाता है। यहीं पे अगर ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो 33% जो रेवेन्यू इनका जापान से आ रहा है, और 19% रेवेन्यू जो है सिर्फ अकेले 4 से 5 इंटरप्राइज क्लाइंट से आ रहा है। मतलब कि जापान में जो भी 4-5 बड़े कस्टमर है, वहीं से 33% का रेवेन्यू इस कंपनी को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर इनके डिवीजन वाइज रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे डिवीजन वाइज जो रेवेन्यू है लैंग्वेज से 52% है और आईटी और कंसल्टेंसी से 48% है। तो यहाँ पे रफली कह सकते हैं कि 50-50% कंट्रीब्यूशन है इनका आईटी सर्विस और लैंग्वेज लोकलाइजेशन से। तो दोस्तों इनके अगर ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन से बात करें तो एपेक रीजन से 43% का रेवेन्यू आ रहा है, एमा रीजन से 39% का, और यूएस से 18% का रेवेन्यू आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपनी ने बताया कि पहले ये प्लान कर रहे थे कि 20 से 30% की ग्रोथ आए, लेकिन करंट टाइम में मैनेजमेंट ने कहा कि इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज है, उसके बेसिस पे ये 30 से 40% की ग्रोथ आने वाले सालों में देख सकते हैं। तो दोस्तों यही कमेंट्री थी जो पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने की। इसी के बेसिस पे जो कि 25 से 30% का गाइडेंस था, अभी 30 से 40% की बात कर रहे हैं। तो शेयर प्राइस 96 से बढ़ करके 130 के लेवल पे आ गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मैनेजमेंट कमेंट्री कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट कमेंट्री को अच्छे से एनालाइज करो, समझो, ताकि आप बिजनेस में क्या चल रहा है उसको समझ पाओ, और उसी के बेसिस पे ही शेयर प्राइस परफॉर्म करता है। इसीलिए मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री को अलग से अपनी वीडियोज में डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों इन्होंने जो 30 से 40% का गाइडेंस दिया, उसके बेसिस पे इन्होंने रेवेन्यू टारगेट भी दिया है। चलिए क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इनका रेवेन्यू टारगेट एम कर रहे हैं FY25 के लिए 52 से 56 करोड़ का। इसी के साथ इबिटा मार्जिन का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11.5 से 12.5 करोड़ के बीच में। तो दोस्तों अगर TTM रेवेन्यू की बात करें तो 43 से ये कहीं ना कहीं 52-56 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 8.71 है, ये 11.5 से 12.5 के बीच में दिख सकता है, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी ग्रोथ FY25 में होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हैं जो कि हम कुछ लिमिटेड कस्टमर्स को ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें डायरेक्टली दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस पे कुछ रिस्क भी है। इसके अलावा चूंकि ये आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी में वर्क फोर्स का काफी ज्यादा अहम रोल होता है। तो क्या ऐसे टैकल कर रही है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं।
तो ये कंपनी ने रिसेंटली हेजिंग करना स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर इनका जापानीज येन में है, क्योंकि इनका 33% रेवेन्यू जो है जापान से आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके ये अपनी हेजिंग कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे अगर जापानीज येन का प्राइस फ्लक्चुएट करे तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट लॉक हो जाए और यहाँ पे इनको कोई नुकसान न झेलना पड़े, जो कि काफी अच्छी चीज है। क्योंकि पिछले दिनों जापानीज येन में भी काफी ज्यादा उथल पुथल हुई थी। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज पे अगर नजर डालते हैं तो आपने येन कैरी ट्रेड के बारे में जरूर सुना होगा। तो दोस्तों वर्कफोर्स एक्सपेंशन की बात करते हैं तो बिजनेस ग्रो करता है तो टीम भी बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पे बताया कि 30 से 35 नए टीम मेंबर्स ऐड करने वाले हैं आने वाले 2 क्वार्टर में। इसके अलावा करंट टाइम में 191 एम्प्लॉइज हैं, तो यहाँ पे 191 में एड ऑन करके 220 से 25 एम्प्लॉय कर देंगे। इसके साथ ही साथ इनका एट्रिशन रेट की बात करें तो 15 से 20% का है, जो कि आईटी इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। यहाँ पे एट्रिशन रेट हमेशा हाई देखा गया है। तो दोस्तों इन्होंने कुछ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है। किस तरह की पार्टनरशिप है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जल्दी रजिस्टर किया है E2E नेटवर्क के साथ। E2E नेटवर्क्स पे अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक आई बटन में मैं ऐड कर देता हूं। तो दोस्तों ये अगेन एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो कि क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, और इस स्टॉक भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये शेयर में हमने इन्वेस्ट किया है 4 महीने पहले, और ये शेयर ऑलरेडी हमें 100% का रिटर्न दे चुका है। तो ये कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। यहाँ पे इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर को ये कैटर करने वाले हैं, और यहाँ पे इनको हेल्प मिलेगी इस इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है जो कि ये कंपनी फुलफिल करेगी E2E नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप करके। तो काफी अच्छी चीज है कि कंपनी नई नई इंडस्ट्री में इंटर करना चाहती है, जिससे ये जाहिर होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो इनका लैंग्वेज का जो एक्सपर्टीज है उसी को अलग अलग डोमेन में ट्राई और टेस्ट कर रही है, ताकि अपनी ग्रोथ अचीव कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो ओवरऑल हमने देखा कि पिछले 3 महीने में शेयर प्राइस जो 96 का लो लगाया अभी 130 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री की। वो कमेंट्री ये थी, चूंकि ये पास्ट में 20 से 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अभी 30 से 40% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो कोर एक्सपर्टीज है, जो कि लैंग्वेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज है, इसी के बेसिस पे अपनी नई इंडस्ट्री में इंटर कर रहे हैं और E2E के साथ भी पार्टनरशिप किया है। तो ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छा दिख रहा है। वैल्यूएशन भी 27 के पी पे है। तीसरी चीज, ये शेयर का चार्ट प्राइस बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे मुझे लगता है कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों एक चीज अभी भी मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि क्या एक SME स्टॉक जो कि काफी ज्यादा रिस्की होता है, यहाँ पे 30 से 40% की ग्रोथ के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसा ही डिसीजन बनेगा मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।